हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये अध्याय 2.5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके पहले का चैप्टर का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको अच्छे से समझिए, इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो पहला का बी ऑप्शन सही है, स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। दूसरा क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, संस्कृति और प्रशिक्षण। तो वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो संस्कृति और प्रशिक्षण। क्वेश्चन 4, कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है। तो ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो कमजोर वर्ग से तात्पर्य क्या है। तो ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो पांचवा का ऑप्शन सी है, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य यानी CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। छठा क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को, तो छठा का ऑप्शन सी है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। तो अब क्वेश्चन 7 है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता यानी मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है। तो सातों का ऑप्शन डी है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों यानी इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना। ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक संबंध इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना मानसिक मंदता यानी मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है। तो मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता क्या है। तो बुद्धि लब्धि IQ का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो 8वां का ऑप्शन ए है, समावेशित शिक्षा द्वारा। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा। 9वां क्वेश्चन है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो ऑप्शन बी है, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है। तो वह है सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 10, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो 10वां का ऑप्शन सी है, पठन विकार यानी डिसऑर्डर से।
डिसलेक्सिया पठन विकार यानी डिसऑर्डर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो 11 का ऑप्शन ए है अन्य सामान्य बालकों के साथ। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ। 12वां क्वेश्चन है, आप देखते हैं एक विद्यार्थी बुद्धिमान है। आप 12 का ऑप्शन सी है वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित मोटिवेशन करेंगे। 13वां क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। ऑप्शन सी सृजनशील बालकों की। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है सृजनशील बालकों की। क्वेश्चन नंबर 14, विशेष शिक्षा संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही है इसका, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो 15 का ऑप्शन बी है 45 घंटे। मैंने 45 घंटे RTE एक्ट 2009 के अनुसार है। तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह में पूरे सप्ताह में कुल 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। ऑप्शन है 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। तो किस पर लागू नहीं होता। ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए लागू नहीं होता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए लागू नहीं होता है। 17वां क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सी रोग से पीड़ित है। तो 17 का ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने लिखने में कमी, तो डिसलेक्सिया। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी पर लिखे तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है। तो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन कौन से हैं। जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धिलब्धि स्तर 80-90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, तो वे बच्चे पिछड़े बालक कहलाते हैं। एक बार दोबारा सुनिए, पिछड़े बालक ऐसे बालक हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धिलब्धि स्तर 70 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। क्वेश्चन नंबर 20, एलेक्सिया है। तो ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया कहलाता है। और इसके पहले डिसलेक्सिया था, वह है लिखने में कमी, अक्षमता। और यहाँ पर है एलेक्सिया। एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। क्वेश्चन नंबर 21, सैजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। देखिए इसका ऑप्शन है डी प्रतिभाशाली बालक। सैजॉइड वर्ग में प्रतिभाशाली बालक
आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो 22 का ऑप्शन डी है ये सभी। पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये सभी बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अपराधी बालक यानी डिलिंक्वेंट चाइल्ड कौन होते हैं? तो 23 का ऑप्शन ए है जो असामाजिक कार्य करते हैं। जो असामाजिक कार्य करते हैं अपराधी बालक के श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है? तो ऑप्शन सी डिसग्राफिया। ठीक है, तो डिसग्राफिया शारीरिक रूप में अक्षम बच्चों को डिसग्राफिया होता है। शारीरिक रूप से अक्षम है तो वह डिसग्राफिया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभाशाली विद्यार्थी 25 का ऑप्शन सी है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वह स्व और वाज एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है डी डिसलेक्सिया। वह डिसलेक्सिया से प्रभावित है। एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है वह सा को वाज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है क्योंकि उसे देखने में अक्षम होता है। वह अच्छे से क्लियर नहीं देख पाता है, डिसलेक्सिया है, इसलिए वह अंतर नहीं कर पाता है। वह सा को और वाज में अंतर नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। वह डिसलेक्सिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो 27 का ऑप्शन सी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। तो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से विकलांग है इसलिए वह दौड़ धूप नहीं कर सकता है, ग्राउंड में नहीं खेल सकता है, इसलिए वह कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि करेगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऑप्शन बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। क्वेश्चन नंबर 29, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो ऑप्शन डी है बी और सी का समायोजन। ठीक है, तो आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशालिता होती है। कोई भी बच्चा प्रतिभाशाली की दो तरीके से होता है, एक होता है आनुवंशिक रूप से और दूसरा होता है वातावरण से। ठीक है, तो आनुवंशिक जिसके माता पिता जिसका खानदान प्रतिभाशाली है और जिसको वातावरण मिला है, समाज मिला है, ठीक है, और उसका परिवेश मिला, वातावरण मिला, तो वह प्रतिभाशाली होगा। प्रतिभाशालिता के लिए दो कंडीशन है, दो समायोजन है। पहला आनुवंशिक रचना और दूसरा है वातावरणीय अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? इसका ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और
कैसे सीखना है। तो शिक्षार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना, यह बच्चों को में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 31, गतिकी कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। तो 31 का ऑप्शन बी, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32, अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ऑप्शन सी है, एक चर अवस्था है। क्या है? एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 33, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। तो 33 का ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 34, अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है। तो ऑप्शन सी, अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार। ठीक है, अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है। क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो 35 का ऑप्शन ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ठीक है, तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग पद का प्रयोग किसके सामान्य अर्थ में किया है। तो 35 का ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के अर्थ में किया है। क्वेश्चन नंबर 37, शारीरिक निर्योग्यता फिजिकल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। तो 37 का ऑप्शन सी, अतिकल्पना। शारीरिक निर्योग्यता फिजिकल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए अतिकल्पना युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। क्वेश्चन नंबर 38, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो 38 का ऑप्शन ए है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश। ठीक है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार वेश विधि की सहायता लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो हम उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। तो ऑप्शन बी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन।
क्वेश्चन 41। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं यानी पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो 41 का ऑप्शन बी है, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता को उपलब्धि चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए। गैर शैक्षणिक गतिविधियों को एजुकेशनल एक्टिविटीज में आनंद लेने के लिए सिखाना चाहिए। तो ठीक है, तो ये सब करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी यानी क्रिएटिव लर्नर वह है जो 42 का ऑप्शन सी, पार्स यानी लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक है। सृजनात्मक शिक्षार्थी यानी क्रिएटिव लर्नर वह है जो पार्स लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 43। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन तो 43 का ऑप्शन सी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित यानी इंटररिलेटेड है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित इंटररिलेटेड है। क्वेश्चन 44। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो 44 का ऑप्शन डी है, नियमित विद्यालय। ठीक है। तो नियमित विद्यालयों निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय समायोजित योजनाएं सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो 45 का ऑप्शन बी है, अनुशासन। तो अनुशासन सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। क्वेश्चन 46। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो 46 का ऑप्शन ए, जैविक मंदता। ठीक है। क्या कहलाती है? तो जैविक मंदता जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता जैविक मंदता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो 47 का ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन बी, सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग लैंग्वेज। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग लैंग्वेज प्रयुक्त की जाती है। जो श्रवण बाधित है, मैंने सुन नहीं पाता है, तो बोलेंगे कुछ भी तो सुन नहीं पाएगा, इसलिए संकेत में हम उसे पढ़ना लिखना बताएंगे, समझना बताएंगे। तो सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो ऑप्शन बी, दूसरों के साथ लड़ना।
यानी प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है, तो दूसरों के साथ लड़ना यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है, हम कैसे जानेंगे प्रतिभाशाली का संकेत है, तो विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन और कौतूहल होने का मतलब हम जानेंगे प्रतिभाशाली है। और यहाँ पर नहीं कहा है, तो यहाँ पर नहीं मतलब जो नहीं है प्रतिभाशाली वाला वो ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, समन्वित शिक्षा यानी इंटरग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है। तो 50 का ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तकों या टेक्स्ट बुक की उत्कृष्टता पर। ठीक है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो 51 का ऑप्शन डी है, अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अभिसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों यानी ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल करती है तो वह, तो ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों यानी ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट 53, प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि, तो 53 का ऑप्शन डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ठीक है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण के दृश्य श्रव्य यानी दृश्य मतलब देखना, अश्रव्य मतलब कानों से सुनना, सामग्री और शारीरिक गतिविधियों फिजिकल एक्टिविटीज का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ठीक है, जैसे दृश्य मतलब देखने का, आँख का, नाक हुआ, श्रव्य यानी सुनने का, शारीरिक गतिविधि फिजिकल का हो गया तो आँख का, नाक, जीभ, त्वचा ज्ञानेंद्रिय है तो सभी का उपयोग करेगा तो वो जल्दी सीख पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, प्रश्न है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। तो 54 का ऑप्शन ए है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का सामना करते हैं। क्वेश्चन 55, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो 55 का ऑप्शन है बी, यानी पढ़ने से। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। किससे? तो पढ़ने से संबंधित है। क्वेश्चन 56, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, इसका ऑप्शन सी है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो 57 का ऑप्शन बी, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता हो वह विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा विकलांग व्यक्तियों को दिया जाता है। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता। तो 58 का ऑप्शन ए है, दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। ठीक है, तो दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या
बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है। क्वेश्चन 59 वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको। तो ऑप्शन ए सही है। कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। वाक बाधित बच्चा यानी जो बोलने से हिचकिचाता है, बोल नहीं पाता है अच्छे से, तो उसको कमी को दूर करने के लिए कक्षा में उसको बोलने के लिए, विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 प्रतिभाशाली बालक 60 का ऑप्शन ए है। तीव्र और आसानी से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। तो 61 का ऑप्शन ए है पिछड़े यानी बैकवर्ड। मंद यानी बहुत धीमी गति से जो अध्ययन करता है, सीखता है, उसे पिछड़े यानी बैकवर्ड कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। तो 62 का ऑप्शन बी है। त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा जो दृष्टि दोष है, जो देख नहीं पाता है, उसको हाथ से स्पर्श करा करके त्रिआयामी आकृतियों का स्पर्श द्वारा आकृति का ज्ञान कराना चाहिए। क्वेश्चन 63 कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। तो 63 का ऑप्शन ए है उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। तो 64 का ऑप्शन डी है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि अक्षमता केवल जन्मजात होती है। क्वेश्चन 65 निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की अक्षमता की जांच हेतु किया जाता है। तो 65 का ऑप्शन बी है डेसिबल। ठीक है, डेसिबल सुनने की अक्षमता की जांच हेतु किया जाता है। इसमें डेसिबल में। क्वेश्चन 66 किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो 66 का ऑप्शन बी है मूक बाधित। जो मूक है, जो बोल नहीं पाता है, उसको सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 प्रतिभाशाली बच्चे 67 का ऑप्शन बी मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन यानी परफॉर्मेंस करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन यानी परफॉर्मेंस करते हैं। क्वेश्चन 68 प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सेलरेशन का अर्थ है। तो 68 का ऑप्शन ए ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर यानी ग्रेड में प्रोन्नति करना। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सेलरेशन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर यानी ग्रेड में प्रोन्नति करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि यानी एक्टिविटीज सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो 69 का ऑप्शन बी दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 शारीरिक गतिक बुद्धि यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चों की
अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो 70 का ऑप्शन ए है शल्य चिकित्सक यानी सर्जियन। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। तो 71 का ऑप्शन बी है अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक है। क्वेश्चन 72, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी मितव्ययिता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ठीक है, लेकिन सृजनात्मकता से संबंधित क्या है? तो वह है मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता सृजनात्मकता से संबंधित है, जबकि मितव्ययिता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो 73 का ऑप्शन बी प्रतीप यानी प्रतिकूल अवरोध। प्रतिकूल अवरोध यानी प्रतीप अवरोध भूलने का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय। तो 74 का ऑप्शन सी संबंध के। ठीक है, तो मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है, किसका कथन है? तो 75 का ऑप्शन सी ड्रेवर का। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन ड्रेवर का है। किसका है? ड्रेवर का। क्वेश्चन 26, इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा है? तो 76 का ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ठीक है, NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत अंग्रेजी में शिक्षा देना नहीं है। तो क्या है? NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है? तो वह ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो 77 का ऑप्शन ए एक भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है एक भाषा। क्वेश्चन 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 78 का ऑप्शन ए अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। ठीक है, सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना सम्मिलित नहीं है। तो NCF 2005 में क्या सम्मिलित है? तो वह रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यह है NCF। और NCF का कौन सा सम्मिलित नहीं है? वह है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षा करवाना NCF नहीं बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 79 का ऑप्शन सी है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योजना का विकास करना।
ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो 80 का ऑप्शन सी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एन से नेशनल, सी से काउंसिल, टी से टीचर, ई से एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है? तो 81 का ऑप्शन ए है, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 व 46 आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से कल्याण से संबंधित है। क्वेश्चन 82, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या यानी करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो 82 का ऑप्शन बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन इसका बी है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्वेश्चन 84, एक समावेशी विद्यालय। 84 का ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं को परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है। क्वेश्चन 85, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को। तो 85 का ऑप्शन बी है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो 86 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा? पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को कौन कौन सा दायित्व पूरा करना होगा? तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो 87 का ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। क्वेश्चन 88, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। तो 88 का ऑप्शन ए है, ज्ञान अस्थायी है और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और
इसकी संरचना की जाती हो। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान अस्थायी है और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों यानी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो 79 का ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी यानी खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन यानी ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों यानी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में क्या सुधार करना चाहिए? तो खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था यानी एजुकेशन सिस्टम की ओर संकेत करती है। तो 90 का ऑप्शन डी है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई तथा अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था एजुकेशनल सिस्टम की ओर संकेत करती है जो उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 91। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो 91 का ऑप्शन बी है अच्छी अंतर्दृष्टि। सृजनात्मक बालक में अच्छी अंतर्दृष्टि गुण नहीं पाया जाता है। तो सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण पाया जाएगा? तो खोजपूर्ण प्रवृत्ति, क्रियाशीलता, असीमित रुचियाँ। ठीक है, और सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाएगा? तो अच्छी अंतर्दृष्टि नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो 92 का ऑप्शन बी उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है जो उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। क्वेश्चन नंबर 93। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। तो 93 का ऑप्शन सी है लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। क्वेश्चन नंबर 94। एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो 94 का ऑप्शन सी है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? एक समावेशी विद्यालय क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए गतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि 95 का ऑप्शन सी वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे
अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्वेश्चन नंबर 96, भाषा अबोधन से संबंध विकार है। तो 96 का ऑप्शन ए भाषागत यानी अफासिया, ठीक है, एफासिया भाषा अबोधन से संबंधित विकार है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो 97 का ऑप्शन बी है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ठीक है, तो आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, यह सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। 98 का ऑप्शन डी पर अभिघातज प्रभाव। ठीक है, तो पर अभिघातज तनाव पर अभिघातज तनाव विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो विकासात्मक विकार का उदाहरण क्या है, तो वह है नवीन अवधान सक्रिय विकार, आत्म विमोह, प्रमस्तिष्क घात। ठीक है, और विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, वह है पर अभिघातज तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो 99 का ऑप्शन बी है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रविधियों के निर्माण पर। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। तो 100 का ऑप्शन बी है, अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 101 प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो 101 का ऑप्शन है ए डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डिसलेक्सिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो 102 का ऑप्शन है बी समावेशी शिक्षा। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा समावेशी शिक्षा का प्रचार का वाक्य हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 103, प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। 103 का ऑप्शन है ए प्रतिभा। ठीक है, प्रतिभा प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व है। क्वेश्चन 104 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो 104 का ऑप्शन सी है सर्जन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन 105 प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो 105 का ऑप्शन ए है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ठीक है, तो अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का। ठीक है, क्वेश्चन 106,
NCF 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती है? तो ऑप्शन सी है इसमें, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गलतियां यह इस कारण महत्वपूर्ण होती है, यह बच्चे के विकार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बच्चे गलती से ही सीखते हैं। क्वेश्चन 107, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो 107 का ऑप्शन सी है, अपसारी चिंतन से। ठीक है, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन 108, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? तो 108 का ऑप्शन ए है, समावेशी शिक्षा। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन 109, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो 109 का ऑप्शन है ए, डिस्ग्राफिया। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 110, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। तो 110 का सही ऑप्शन है डी, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। 111 प्रश्न है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के सर्वाधिक उपयोगी है? तो 111 का ऑप्शन डी सही है। एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार से संबंधित है। 112 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो 112 का ऑप्शन बी, पर्यावरणीय। ठीक है, तो पर्यावरणीय अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है, वह पर्यावरणीय। नेक्स्ट प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? तो 113 का ऑप्शन सी, त्रिवृत्तीय। ठीक है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, त्रिवृत्तीय परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए। तो 114 का ऑप्शन सी है, शिक्षक को
अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 115। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? तो 115 का ऑप्शन बी है। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। ठीक है, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है 116। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो 116 का ऑप्शन सी है। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। तो एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया कर सकती है। किसके द्वारा? तो विद्यालय व्यवस्था तथा समय के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार क्या यह है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि 117 का ऑप्शन ए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों की इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। क्वेश्चन 118। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? 118 का ऑप्शन डी है। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एक शिक्षक को प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम अशक्तता वाले 119 का ऑप्शन डी है। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। क्वेश्चन 120। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 120 का ऑप्शन डी है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही हो। क्वेश्चन 121। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो 121 का ऑप्शन डी है। शिक्षक की योग्यता। शिक्षक की योग्यता भूलने का कारण नहीं है। तो भूलने का कारण कौन सा है? तो भूलने का कारण मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने का मात्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
तो 122 का ऑप्शन बी है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो ऑप्शन ए सही है इसमें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 124वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है। तो 124 का ऑप्शन है बी, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना। ठीक है, बी को डी और वाज को सा, 21 को 12 लिखना। यह व्यवहार बच्चों की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। तो 125 का ऑप्शन सी इसमें है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि 126 का ऑप्शन बी, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो 127 का ऑप्शन ए सही है इसमें, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे। तो 128 का ऑप्शन डी है, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 129, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो 129 का ऑप्शन बी है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें समस्या समाधान के लिए वंचित तरीकों से सोचने के लिए कहकर। क्वेश्चन 123, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो 130 का ऑप्शन ए सही है इसमें, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। 131 का ऑप्शन ए सही है इसमें, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। बच्चों में प्रतिभाशालीता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 132, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो 132 का ऑप्शन बी है,
उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो 133 का ऑप्शन बी है इसमें सही। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने चाहिए। ठीक है, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। क्वेश्चन 134 है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो 134 का ऑप्शन डी है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद क्या करेगा, तो वह एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों को तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना अति संवेदनशील बच्चों के सीखने में मदद करेगा। और अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद नहीं करेगा वह बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना अति संवेदनशील बच्चों के पढ़ाने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन 135, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो 135 का ऑप्शन सी है सृजनात्मक है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो 136 का ऑप्शन सी है रचनावाद। क्या है, रचनावाद। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क यानी NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो 137 का ऑप्शन डी सही है इसमें। समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। तो अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। तो 138 का ऑप्शन बी है 2016 में। ठीक है, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक 139 का ऑप्शन डी है। तो व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो 140 का सही ऑप्शन सी है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। 141 का ऑप्शन बी है। विविध सोच। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो 142 का ऑप्शन सी सही है। केवल विशिष्ट छात्र। समावेशी कक्षा में केवल विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद
परिभाषित करता है। तो 143 का से ऑप्शन बी है। गणन दोष यानी डिसकैलकुलिया। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को गणना दोष यानी डिसकैलकुलिया पद परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो 144 का सही ऑप्शन डी होगा। संवेदनशीलता यानी सेंसिटाइजेशन। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता सेंसिटाइजेशन। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो 145 का सही ऑप्शन डी है संवेगी सेंसरी। तो संवेदी सेंसरी संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेग का तत्व है दैहिक संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक। असंवेग का तत्व नहीं है संवेदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। तो 146 का राइट ऑप्शन ए है। तो यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने की अभिवृद्धि करती है जो समावेशी गलत है। लेकिन समावेशी शिक्षा का विशेषता क्या है। तो यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तित्व विकास की ओर सेवा में बदलाव कराता है। असमावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो 147 का राइट ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है वह है उद्भावन आयोजन प्रबोधन। अगला प्रश्न डिसलेक्सिया संबंधित है। तो 148 का सही ऑप्शन है ए पढ़ने संबंधी समस्या को डिसलेक्सिया कहेंगे। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकते हैं। तो 149 का सही ऑप्शन है ए दृष्टिबाधित विद्यार्थी को ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग शैक्षिक प्रावधान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है CSWN का अर्थ है। तो 150 का सही ऑप्शन सी है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CSWN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CSWN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रवृत्ति है। यह कथन किसका है। तो 151 का सही ऑप्शन डी है क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। अगला प्रश्न है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो 152 का सही ऑप्शन सी है सृजनात्मकता का। ठीक है। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता सुधार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो 153 का सही ऑप्शन है डी सिरिल बर्ट। ठीक है। तो सिरिल बर्ट ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि अवधारणा दी है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो 154 का सही ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो 155 का ऑप्शन ए
सही नहीं है। मेधा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची है, यो गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मक न हो, सही। ठीक है, एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है, सही। सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है, सही। तो गलत क्या है? तो गलत ऑप्शन ए है, मेधा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची है, जो गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? तो 156 का से ऑप्शन डी है, कक्षा कक्ष शिक्षण द्वारा। ठीक है, कक्षा कक्ष शिक्षण द्वारा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो हम जानेंगे अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत क्या है। तो वह है माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, पास पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा, साथियों के समूह में प्राप्त शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होता है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा में विद्यालय का कोई सहयोग नहीं होता है। विद्यालय में औपचारिक शिक्षा और समाज में अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, दो शब्द है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक स्कूल में, अनौपचारिक वातावरण में, समाज में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो 157 का सही ऑप्शन डी है, तो क्या, स्वस्थ वातावरण। ठीक है, स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ठीक है, तो पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो पिछड़ेपन का कारण सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन हो सकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, 158 का सही ऑप्शन सी है, हिप्पोक्रेटस ने। तो व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया हिप्पोक्रेटस ने, हिप्पोक्रेटस ने। अगला प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो 159 का सही ऑप्शन ए है, 70 से कम। 70 से कम, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 160, क्वेश्चन नंबर 160, डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो 160 का सही ऑप्शन है बी, प्रतिभाशील। प्रतिभाशील बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो 161 का सही ऑप्शन ए है, सीखने के लिए प्रेरणा का भाव सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। ठीक है, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। तो सामाजिक रूप से वंचित समस्या क्या होगा? वह सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण व्यवहार का सामना करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, RTE यानी राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। ठीक है, तो 162 का सही ऑप्शन सी है, 45 घंटे। सप्ताह में 45 घंटे। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य शामिल है इसमें। NCE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बल देता है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बल देता है किसमें? तो 163 का सही ऑप्शन ए है, कर के सीखने पर। ठीक है, कर के सीखने पर। NCF 2005 बल देता है कर के सीखने पर। अगला प्रश्न है, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो 164 का सही ऑप्शन सी है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो 165 का सही ऑप्शन बी है, प्रतिभाशाली। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो 166 का सही ऑप्शन ए है, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव समस्या नहीं है। तो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, वह सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव जो समस्या नहीं है। तो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या क्या है? वह सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलता है, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, समेकित शिक्षा इंगित करती है? तो 167 का सही ऑप्शन बी है, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। समेकित शिक्षा इंगित करती है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? 168 का सही ऑप्शन सी है, डिसलेक्सिया। क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, NCM 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 169 का सही ऑप्शन बी है, यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्कृतियाँ प्रस्तुत करती है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह है, यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। अगला अंतिम प्रश्न है, यह आवश्यकता नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। तो 170 का सही ऑप्शन है ए, यानी सृजनशीलता। यह आवश्यकता नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये कंप्लीट होता है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसका लिंक चैप्टर बाय चैप्टर बन रहा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लुसेंट बाल विकास के प्रत्येक चैप्टर का आप वीडियो देख सकते हैं तथा आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।